नमस्कार साथियों, कैसे हो? तैयारी बड़े ज़ोर शोर से हो चुकी होगी। अब तो लास्ट रिवीजन की तरफ चल रहे होगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए हम देखते हैं। एक 2017 का टीजीटी हिंदी का पेपर है। पहला प्रश्न है हमारा। इस प्रश्न को एक बात और स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, इस प्रश्न पत्र को वैसे तो 2017 का प्रश्न पत्र है ये, लेकिन मुझे थोड़ा सी डाउट है क्योंकि ये कोई मैंने बोर्ड की साइट से नहीं उठाया, कहीं से मिला है मुझे। तो इस कारण से मैं कहती हूँ कि ये हो सकता नहीं भी हो, तो आपकी बाद में जो है ऑब्जेक्शन आए, इससे पहले ही मैं आपको ये स्पष्ट कर देती हूँ कि जब ये अपलोड होगा तो मैं इसको गैस पेपर के नाम से ही अपलोड करूंगी, तो ध्यान देना आप। बाकी वैसे जो इस पर लिखा हुआ था वो 2017 का टीजीटी पेपर है। चलिए आगे। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है हमारा? हरिगीति का छंद। प्रश्न नंबर 1 की बात आती है। हरिगीति का छंद है क्या है? विषम मात्रिक, असम मात्रिक, वर्णिक छंद है या विषम मात्रिक छंद है? ये एक सममात्रिक छंद है। दो दो सममात्रिक आती है इसमें, यानी कि 13 प्लस 16 प्लस 12, 16 प्लस 12 जो ना 28 जो ना उसका मात्राओं का एक छंद वो चरण बनता है। तो इस कारण यह एक सममात्रिक छंद है। बी ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद 92वां प्रश्न देख लीजिए हमारा क्या कहता है। बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्रचारार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य रचना की थी? लोक भाषा में, लोक भाषा जो बोलचाल की भाषा थी उस समय, लोक भाषा से अभिप्राय जो पाली भाषा जो थी वो लोक भाषा थी उस समय की। और पाली प्राकृत जो बौद्ध और सिद्ध में रही हमारी जैन साहित्य में मिलती है जो अधिकतर, उसका जिक्र है यहाँ पे। 92वां प्रश्न। तो वज्रयानी शाखा थी जो हीनयान और वज्रयान दो भागों में बट गए थे बौद्ध धर्म। तो वज्रयानी शाखा जो थी उन्होंने लोक भाषा का प्रयोग किया, और डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आएगा, डी आएगा इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए। 93वां प्रश्न क्या कहता है हमारा। 93वां प्रश्न कहता है कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? हमने ये पढ़ा भी है, पहले भी पढ़ा है, कब हुआ था ये देखना है हमें। तो राजभाषा आयोग का जो है जो ना 1955 में, सी ऑप्शन रहेगा इसका। 1955 में 7 जून 1955 को हुआ था, और 344 अनुच्छेद में है ये। थोड़ा सा और अगर जिसका डिटेल जानना चाहो तो अनुच्छेद 344 के अंतर्गत जो है इसका प्रावधान है। और अगर इसकी डेट भी जानना चाहो आप तो 7 जून 1955 को जो है इसका गठन किया गया था राजभाषा आयोग का। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा। किस विकल्प में सभी शब्द संधि युक्त है? सावधान, तथैव, सरोज और नरांतक। ये जो अगर आप करके देखोगे तो ये ज़्यादा, अगर मैं इनको डिटेल में करूंगी तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए सावधान, तथैव, सरोज और नरांतक सारे संधि शब्द है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। 94 में का ए आएगा। उसके बाद 95वां प्रश्न देख लीजिए हमारा क्या कहता है। 95वां प्रश्न। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुना था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछ लिया जाता है ये। सबसे पहले उनके मित्र थे रसखान जी, और जब उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास ने जब रामचरितमानस पूरा कर लिया था तो उन्होंने सबसे पहले अपने मित्र रसखान को सुनाया था गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ जाता है, ध्यान दीजिएगा इसकी तरफ। उसके बाद अगला प्रश्न है। हिंदी के विख्यात साहित्यकार कमलेश्वर को उनके किस उपन्यास के लिए 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास के लिए 2003 में उनको दिया गया? 96वां प्रश्न। तो इनका उपन्यास था कितने पाकिस्तान, उस पर उनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। सी ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद अगला लगा लीजिए। 97वां प्रश्न क्या कहता है। ये सेमूलन वाला आ गया, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करके देख लेते हैं। अब इसका ऑप्शन जो है हमारे, क्योंकि ऑप्शन तो तभी मिलेंगे, इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे तब। तो पहला क्या कहता है, ये कहता है निम्न पंक्तियों सात कवियों को शेष, महेश, गणेश, दिनेश, ये किसने लिखी थी? कै। अगर कै की बात करें हम, 97वां प्रश्न हमारा, तो यहाँ आ जाता है हमारा कै जो है 3 घना रसखान, ये आ जाएगा रसखान के साथ, ये रसखान की पंक्ति है। गिरा अन्न नैन बिनु पानी, खै। खै की यदि बात करें तो ये है तुलसीदास जी, यानी कि खै 2 से मिला देते हैं, ठीक है। उसके बाद है फिर हमारा गै की यदि बात करें, मन लेत बे देत छटाक नहीं, ये हमारा चौथा आ जाएगा। सब में चौथा है, तो इसका तो आप मान के चलो कि गै का चौथा ही है, संभव है। ये इस प्रकार के प्रश्नों में ये ठीक रहता है, ध्यान से अगर सारों में एक ही आया हुआ तो। उसके बाद प्रेम ना बारी उपजई, अब 3 2 3 2 4, अब या तो सारे है, अब घै ही ये निश्चित करेगा कि 1 है या 5 है। 1 सूरदास और 5 कबीर। प्रेम ना बारी उपजई, इसकी अगर बात करें तो इसका पहले का हमारा आएगा, ये पंक्ति है 5 यानी कि कबीर की, ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो इसका 3 2 4 5 ये है इसमें, और बी ऑप्शन रहेगा इसका। 97 का बी ऑप्शन सही है। उसके बाद आगे चलिए। 98वां प्रश्न हमारा क्या कहता है। यदि 98वां प्रश्न की बात करें हम तो इसमें दिया गया है
सब सुबरन सुखमाकर सुखद न थोर, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर। अब इस पद में प्रयुक्त में अलंकार कौन सा है? यदि अलंकारों की बात करें तो अलंकार हमने पहले भी करे हैं, तो इसमें हमारा जो है 98वां प्रश्न, इसमें व्यतिरेक अलंकार आएगा सी, ये वाला सी अलंकार, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ये ज़्यादा डिटेल में बात इसकी अलंकारों की अब नहीं करेंगे, इतना सा समझ लो आप कि अलंकार मैंने पहले भी करवा रखे हैं अगर आपने देखे होंगे तो। 99% हमारा क्या कहता है? आग में बहादुरी कूदते जनाब तुम्हारे है वकील सिपाही और भिश्ती, लोंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे, आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। ये जो ना भारत के युवा वर्ग के बारे में जो है लिखा है। अब लिखने वाले का नाम नहीं पूछा गया, लिखने वाले तो प्रेमचंद जी है, लेकिन यहाँ पर ये किस से ये पंक्ति ली गई है 99%, तो ये ईदगाह बहुत ही अच्छी कहानी है जिसका नाट्य रूपांतर भी हो चुका है ईदगाह का, उस कहानी से पंक्ति ली गई है। तो उसके बाद आगे देख लीजिए 100वां प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? झारखंड की राजभाषा मतलब जो देखिए हर एक राज्य की प्रथम और द्वितीय दो भाषाएं होती है, तो यहाँ पर जो है ना झारखंड की हिंदी है प्रथम, छत्तीसगढ़ की भी हिंदी है, उत्तरांचल की भी है, जम्मू कश्मीर की जो प्रथम भाषा है वो कश्मीरी है और दूसरे नंबर पे हिंदी का नाम आता है, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका आएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, बनन में बागन में वर गयो बसंत है, पद्माकर की इस काव्य पंक्ति का अर्थ शब्द की दृष्टि से, शब्द शक्ति 3 होती है, विधा लक्षणा और व्यंजना, तीनों यहाँ दी गई है। अब इसमें जो पद्माकर बनन में बागन में बर गयो बसंत, अब ये आप इस पंक्ति की टूटी फूटी भी व्याख्या आती है, तो यहाँ बिल्कुल जो ना बसंत का जो वो क्या है यहाँ पर लक्षण दिखाया गया है बसंत में, तो ये जब लक्षण के माध्यम से बात स्पष्ट होती है तो 101 का हमारा बी आएगा, लक्षणा शब्द शक्ति है। जब वाचार्थ सीधा अर्थ देकर जाए तो फिर अभिधा होती है, और व्यंग्यार्थ के माध्यम से अर्थ स्पष्ट होते हैं तो व्यंजना होती है। 102वां प्रश्न, अबुल हसन या मुइनुद्दीन खुसरो किसका नाम था? अबुल हसन की हमने कई बार बात की है, मुइनुद्दीन खुसरो जो ना शायद पहली बार या कहीं और से पढ़ा होगा तो आपने, ये किसका नाम था? अगर खुसरो नाम आ जाता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप समझ जाओगे। अबुल हसन जो है ना बात आ जाती है तो कई बार गड़बड़ होती है, तो अमीर खुसरो का मूल नाम था अबुल हसन मुइनुद्दीन खुसरो, पूरा नाम ये था इनका। उसके बाद अगला लगा लीजिए, प्रसिद्ध गीत वी शैल ओवरकम का हिंदी अनुवाद होंगे कामयाब शीर्षक से क्या था? होंगे कामयाब शीर्षक से करने वाले का नाम क्या है? तो ये जो ना हमारे एक लेखक आए हैं जिसको हमने कई बार पढ़ा था +2 के सिलेबस में ही, गिरजा कुमार माथुर, वो पहले जो है ना हिंदी में अंग्रेजी में लिखते थे, अंग्रेजी में एमए करी थी उन्होंने, और फिर हिंदी की तरफ रुझान बढ़ा, काफ़ी पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट थे ये, अच्छे अच्छे पदों पर भी कार्यरत गिरजा कुमार माथुर ने जो है इसका हिंदी रूपांतरण होंगे कामयाब किया था। तो आगे देखिए 104वां प्रश्न, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित करीबो खेल करी जानो है। ये पंक्ति किस कवि की है? हमें यहाँ कवि ढूंढना है, किस कवि की है पंक्ति? भूषण बोधा ठाकुर आलम। 104 की यदि बात करें तो ये ठाकुर की पंक्ति है, ये 104 का ऑप्शन सी रहेगा, ठाकुर की है, ये रीतिकालीन कवि है सारे यहाँ पे जिनका भी नाम है। 105वां प्रश्न क्या कहता है हमारा? ये मैंने प्रश्न करवाया था आपको जब उपन्यास करवाए थे, बताया था पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? प्रकाशन कब हुआ था किसका पहले? तो आपको थोड़ा सा भी याद हो तो मैंने सेवा जो सदन से लेके और गोदान तक की बात की थी, सन भी बताए थे आपको। तो यहाँ पर जितने दिए गए हैं 4 उपन्यास, आपको ये तो पता होना चाहिए कि सबसे बाद में गोदान छपा था, अगर ये बात हो तो हम बाकी तो सारे ऑप्शन, अब इसमें तो स्पष्ट ही हो गया। अगर हमें गोदान का पता रही, हाँ गोदान अंत में दे रखा है तो डी ऑप्शन आएगा, बाकी हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर इस प्रकार के हो तो बड़े आसान होते हैं, लेकिन मान लो ये इधर गोदान 3-4 में लास्ट में होता तो फिर हमें ढूंढने पड़ते, पहले निर्मलाया, फिर गबन, फिर कर्म भूमि और फिर गोदान, तो सीक्वेंस में हमारे ऐसे लगेंगे ये। 105 का डी ऑप्शन। उसके बाद अगला देख लीजिए 106वां प्रश्न क्या कहता है? 106, देवनागरी लिपि का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? ये भी हमने पीछे एक वीडियो करी थी, तब ये प्रश्नोत्तर भी हमने किया था, देवनागरी लिपि का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? ये यजुर्वेद में जय भट्ट के शिलालेख, ये जय भट्ट के शिलालेख में जो है देवनागरी लिपि में लिखे हैं, देवनागरी लिपि का उल्लेख सबसे पहले जय भट्ट के शिलालेखों में मिलता है। उसके बाद 107वां, कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है, उसका पुस्तक का आकार रूप आज तक उपलब्ध नहीं है? उसकी सूचना तो है, यानी कि उसका प्राथमिक परिचय तो है, पूरी पुस्तक आज तक उपलब्ध नहीं है, और इस ग्रंथ का नाम है डी अमीर रासो। ये देखिए डी ऑप्शन आएगा इसका।
उसके बाद 108वां देख लीजिए। अब हम हिंदी में देखिए आजकल प्रयोग तो नहीं करते, पहले होता था, संस्कृत में तो अवश्य करते हैं इस शब्द की। जब मैंने ये वर्ण वाला चैप्टर पढ़ा था तब ये बात मैंने की थी आपको, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, हर्ष और दीर्घ और प्लुत, तीन प्रकार की बात करते हैं, लेकिन हिंदी में तो आजकल हर्ष और दीर्घ की बात करते हैं, पहले प्लुत होता था। अब प्लुत ओम राम इस प्रकार के जो होते थे वो प्लुत होते थे। तो प्लुत में जो है क्या है, ओम किस में आएगा, प्लुत, यानी कि हर्ष से दुगना लग रहा है इसमें, हर्ष से दुगना दीर्घ में, और इसे दीर्घ से दुगना यानी कि प्लुत स्वर है। उसके बाद आगे आ जाइए हमारा बीजक में किसकी कविताएं, बहुत ही आसान प्रश्न, बहुत बार किया हमने, सारे आसानी से कर लेंगे। कबीर की रचनाएं संग्रहित है, किसने की थी संग्रहित, उनके शिष्य धर्मदास ने जो है उसमें संग्रहित की थी। उसके बाद 110वां प्रश्न क्या कहता है, हर कलाकृति जितनी वह पढ़ी जाती है, सुनाई या दिखाई देती है, उससे कहीं ज्यादा होती है, और फिल्म को लेकर शायद यह कुछ अधिक सत्य है। ये हमारे लेखक आए थे, हमारे +1 10वीं या 9वीं की किसी में उसमें करवाए थे मैंने, और इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां, इन पंक्तियों के बारे में भी मैंने जिक्र किया था। ये जो पंक्तियां लिखी हुई है, यह पंक्तियां किस प्रसिद्ध साहित्यकार एवं विश्व सिनेमा से गहरे जानकार द्वारा रचित है। तो यहाँ पर जो हमारे सारे जो विश्व सिनेमा से, हमारे भारतीय सिनेमा से जुड़े हुए हैं चारों नाम जिनके भी आ रहे हैं यहाँ पे, ये जो पंक्तियां हैं विष्णु खरे की है, विष्णु खरे का पाठ है हमारे 10वीं में है शायद, तो तब मैंने लेखक परिचय कराए तब ये बात हुई थी, विष्णु खरे आ जाएगा इनका ए ऑप्शन। उसके बाद 111वां प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। जो दिए गए हैं हमें यहाँ उनमें से ढूंढना है, वैसे तो खड़ी बोली के कौन है उनकी बात हम बाद में करेंगे, कर भी ली हमने कई बार। अब 111वां प्रश्न, इन जो दिए गए कवियों में से कौन है, सबसे पहले खड़ी बोली किसने लिखी, तो श्रीधर पाठक का नाम आता है सबसे पहले इन सभी में से, सारे ब्रज भाषा में लिखते थे पहले, सबसे पहले श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली में लिखना शुरू किया, तो इनमें प्रथम कवि श्रीधर पाठक का नाम आता है। 112वां प्रश्न क्या कहता है, कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता। अब यहाँ पर रीति मुक्त काव्य धारा देखिए, रीति काल की काव्य धारा रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त 3 भागों में बटी है। तो रीति मुक्त कवियों की आलम्बोदा, ठाकुर, रसलीन इनके नाम आते हैं। तो रसलीन भी रीति मुक्त कवि है, तो कौन रीति मुक्त कवि कौन नहीं हुआ, रसनिधि है। 112वें प्रश्न का हमारा उत्तर रहेगा बी, रसनिधि कवि रीति मुक्त नहीं है, रीतिबद्ध कवि है, तो बी आएगा इसका ऑप्शन। तो उम्मीद है दोस्तों अभी तक आपने लाइक भी किया होगा और शेयर भी कर दिया होगा, अपने दूसरे मित्र बंधुओं के पास भी भेजिए, ताकि उनको भी आज रात को, आप जो पीजीटी वाले हैं उनको तो नींद नहीं आएगी, टीजीटी वालों के लिए एक दिन और है, तो करते रहिए अभ्यास, क्योंकि अगर हम लगे रहे तो सफलता हमारे कदम चूमेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद अगला देख लीजिए क्या है, सबसे पहले किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी, यानी कि देव बड़ा है कि बिहारी, इस बात को विवादित, इस विवाद को जन्म दिया था। इस पे काफी सारी चर्चाएं हुई, काफी सारा विवाद रहा इस पे, देव बड़े है बिहारी। तो ये बात आती मिश्र बंधु का जो न था हिंदी नवरत्न, उनकी रचना थी, उसमें उन्होंने ये दिया था हिंदी नवरत्न, यानी कि हमारे 9 कवियों के बारे में वहां पर विस्तार पूर्वक वर्णन था, और मिश्र बंधु ने तब ये बात दी थी, तो इसका बी ऑप्शन आएगा 113 का। उसके बाद अगला देखिए 114वां प्रश्न क्या है, निम्न में से भाववाच्य का सही उदाहरण उसने गाया था। भाववाच्य क्या होते हैं, पहले मैं आपको वाच्य बता दूं मोटे मोटे से क्या होते हैं। कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। जो सकर्मक क्रियाएं होती है उसमें कर्ता निढाल है से या के द्वारा, कर्ता के साथ से और के द्वारा जो है ना, ये इस प्रकार के शब्द यदि लग जाते हैं तो कर्ता निढाल हो जाता है। फिर भाव या कर्म जो है ना प्रमुख हो जाता है। तो हमारी कर्मवाच्य जो जितनी भी संज्ञा है, जो सकर्मक संज्ञाएं, वो तो कर्मवाच्य में आती है, और जो अकर्मक जो है ना क्रियाएं हैं वो सारी किस में आती है, वो भाववाच्य, संज्ञा बोल की शायद में, तो अकर्मक क्रियाएं जो है वो भाववाच्य में आती है, और सकर्मक क्रियाएं कर्मवाच्य में आती है। और कर्ता सीधा काम कर रहा, उसने गाया, या तो ये तो जो है ना हमारा क्या हो गया, कर्तृवाच्य है, गाना उसके द्वारा गाया गया। अब बी ऑप्शन देखिए इसमें, यहाँ पर गाना उसके द्वारा गाया गया, यहाँ पर तो इसको ही पहले कर दिया, उसने उससे गाया नहीं जाता, बिल्कुल सही शब्द तो ये, वाक्य तो यही है, उससे गाया, ये से आने के कारण जो है ना हमारा क्या है, उस यानी कि सर्वनाम, यानी कि कर्ता निढाल हो गया, गाया नहीं जाता, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। मुकेश गाना गाता है, ये भी कर्तृवाच्य है हमारा, तो यानी कि सी ऑप्शन आएगा इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला क्या कहता है, 115वां ऑप्शन, 115वां ऑप्शन प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए, यानी कि अशुद्ध विकल्प चुनना लघुत्तम,
ये लघुत्तम नहीं है, लघुत्तम इसके नीचे एक जगह हलंत लगा दिया, एक जगह, तो हमारे उससे जो है यही गलत है, ए ही ऑप्शन ठीक है। विद्यार्थी परिषद ये बिल्कुल ठीक है, यू संदेश ये भी ठीक है, पक्षीराज ये भी ठीक है, ए ही गलत है इसमें, तो ए आएगा, शुद्ध विकल्प जो है ए है। उसके बाद 116वां प्रश्न देख लीजिए क्या है 116वें प्रश्न में। सोरठियो दुहो बलो बली मखण की बात, जोबन छाई घन भली तारा छाई रात। आपको पता है एक जो है ना हमारे यहाँ इधर तो जैसे हम हिसार से हैं, तो हिसार राजस्थान से लगता है, तो यहाँ पर जब ब्याह शादी होते हैं तो एक बधावा जैसी एक गीत की परंपरा है, उसमें भी जो है ढोला मारू की दोनों की बात करके वो बधावे गाए जाते हैं, राजस्थान में तो पूरे में गाए जाते हैं। तो इसकी अगर आप भाषा भी देख के थोड़ा सा अंदाजा लगा सको तो लगा सकते हो इसमें। ये ढोला मारू दा दूहा, ढोला और रुक्मण दो है, पति पत्नी है दो, और उनका सारे का संवाद जो है ढोला मारू दा दूहा में सारा दिया गया है, पारिवारिक रिश्तों के बारे में। तो सी ऑप्शन है इसका, ढोला मारूदा दूहा, उससे लिया गया है 116वें का सी। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 117वां। दो शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्दों को व्याकरण में क्या कहते हैं। देखिए दो शब्द या वाक्यों को जोड़ के जो एक वाक्य के रूप में जो न प्रयुक्त करते हैं उनको व्याकरण में कहते हैं समुच्चय बोधक। क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं उसको, ए ऑप्शन आएगा इसका। उसके बाद है 118वां प्रश्न हमारा, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनो विश्व की वाणी। बहुत ही सुंदर कविता है, +1 में है, कविता पथिक नाम से कवि की कविता है, बड़ी सुंदर, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है ये। तो इसका जिक्र भी हमने किया था जब एनसीईआरटी की वीडियो बनाई, तो राम नरेश त्रिपाठी की है। राम नरेश त्रिपाठी जेल में बंद है और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर उसका वर्णन कर रहा है। अगला प्रश्न है हमारा मजिस्ट्रेट, इसकी थी हमारी सी ऑप्शन ठीक है। मजिस्ट्रेट शब्द है किस भाषा का है। अब ये तो आपको दिखाई दे रहा है, ये मजिस्ट्रेट जो है किस भाषा का है, विदेशी भाषा का है, तो ये हमारा रोमन पद्धति उससे लिया गया है, तो डी आ जाएगा इसका। उसके बाद 120, किस विकल्प में स्त्रीवाचक शब्द नहीं है। स्त्रीवाचक यानी कि पुरुषवाचक है। पयस्विनी बिल्कुल स्त्रीवाचक है, शालिनी ये भी स्त्रीवाचक है, बुद्धिमती ये भी स्त्री, संतोषी ये तो पुरुष या स्त्री किसी के भी लग सकती है, तो इसका बी ऑप्शन रहेगा, ये संतोषी स्त्रीवाचक शब्द नहीं है। उसके बाद अगला देख लीजिए 121वां प्रश्न क्या कहता है, क्रिया के संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनिए। संज्ञा सर्वनाम व विशेषणवाचक शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नाम धातु क्रिया बनाई जाती है, बिल्कुल ठीक है, ये 121वां। उसके बाद 121 का दूसरा, द्विकर्मक क्रियाओं में प्रथम क्रम प्राणीवाचक व द्वितीय क्रम अप्राणीवाचक, बिल्कुल होता है, एक जो ना प्राणीवाचक और एक अप्राणीवाचक। तीसरा जो ना अर्थ में विशेषता लाने वाली सहायक क्रिया, बिल्कुल रंजक क्रिया ही कहलाती है, मनोरंजन या रंजक क्रिया कहते हैं उसमें, जैसे मेरी बहन आ गई, अब आ और गई दोनों ये इस प्रकार की क्रियाएं हैं, रंजक क्रियाएं कहलाती है। भाववाच्य की क्रिया प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग या पुल्लिंग व एक वचन में प्रयोग, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक वचन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये उसमें प्रयुक्त होती है, भाववाच्य क्रिया प्रथम पुरुष ये गलत है, तो हमारा डी ऑप्शन इसका रहेगा। उसके बाद जो है ना 122वां प्रश्न है, इसमें देखिए क्या है, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है। शमशेर बहादुर सिंह की बहुत सारी रचनाएं तो नहीं है, कुछ एक संघर्ष रचनाएं हैं, संग्रह है, उनमें उनकी रचनाओं का नाम है, तो एक पीली शाम जो है वो इनकी रचना है, डी ऑप्शन रहेगा 122 का डी। 123 का कृष्ण रुक्मणी का प्रेमाख्यान किस पुराण ग्रंथ में है। कृष्ण और रुक्मणी का प्रेमाख्यान दोनों के जो ना प्रेम प्रसंग के बारे में, और रुक्मणी और उसके संवाद भी है श्री कृष्ण के, ये हरिवंश पुराण में है, ए ऑप्शन आएगा 123 का ए। उसके बाद 124वां प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है, निम्नलिखित काव्य रचनाओं में से कौन सी गुरु नानक की नहीं है। अब गुरु नानक जी के जितने भी दोहे गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है, उन दोहों के साथ जो है ना जप्पू जी लगा हुआ है, और आशा दीवार नाम से तो उनकी रचनाएं हैं, सोहिला भी है, तो ये उनके दोहों के साथ लगा हुआ है, तो ये आशा दीवार भी है, सोहिला भी है, और जो ना जप्पू जी भी है। तो अब क्या रह गया, अष्टपदी जो ग्रंथ जो है, ए ऑप्शन है यहाँ पे, ये इनका नहीं है, ए। उसके बाद 125वां प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। 125वें प्रश्न में निम्नलिखित कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमें बड़े से छोटे में लगाना है, तो आपको ये पता हो कि इन सब में ना रसखान सबसे छोटे है, ये कृष्ण, ये मैंने करवाया है प्रश्न पहले भी आपको, रसखान सबसे छोटे है। अब रसखान सबसे छोटे और सूरदास सबसे बड़े हैं, तो हमारा क्या ऑप्शन रहेगा 125वें का, जब सूरदास सबसे बड़े आगे, रसान सबसे छोटे आगे, तो ये हमारे एक ही ऑप्शन में है। इसमें तो मीरा आ गई यहाँ पीछे, और इसमें जो है ना सूरदास जी नहीं है, तो रसखान है, तो सी में तो बी ऑप्शन रहेगा, सूरदास सबसे बड़े, फिर मीरा, फिर नंददास, फिर रसखान, बी आएगा इसका ऑप्शन।
उसके बाद अगला देख लीजिए, कृष्णा सोबती द्वारा रचित मियां नसरुद्दीन +1 का पाठ है। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र उनकी किस स्मरण कृति से लिया गया है? जिंदगी नामा, मित्रों, मरजानी, शब्दों के आलो, सारे उनकी है। हम हसमत से लिया गया, बी ऑप्शन रहेगा 126वें का हम हसमत। उसके बाद अगला देख लीजिए, अंतेवासी का अर्थ क्या होता है? सॉरी, इससे पहले हम आगे बढ़े, उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा और लाभ भी मिल रहा होगा। और साथ में वही बात फिर कहूँगी कि आप बने रहिए, ऐसी बात नहीं है कि आपके पेपर हो जाएंगे तो हम इनको ख़त्म कर दें। वीडियो ऐसे ही आती रहेगी, आपका ज्ञान में ऐसे ही वृद्धि करती रहेगी। और साथ में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं। अंतेवासी देखिए क्या है। पहले क्या होता था कि ये गुरुकुल परंपरा होती थी और कुछ शिष्यों को उनको पढ़ने के लिए गुरुओं के पास भेजते थे। जो गुरु के सानिध्य में रहते थे, गुरु के पास रहते थे, उन शिष्यों के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता था। उनको कहते थे अंतेवासी। तो इसलिए इसका ऑप्शन रहेगा गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, यानी कि सी ऑप्शन आएगा। उसके बाद अगला देख लीजिए, डोडी पर आलाप चर्चित काव्य संकलन के रचयिता, जिसे हाल ही में स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की जीवन पर लता सुर गाथा किताब लिखी है जिन्होंने। अब यहाँ पर दो प्रश्न आपके कवर हो रहे हैं। लता सुर गाथा किताब किसने लिखी थी और डोडी पर आलाप चर्चित काव्य संकलन किसका है? अब ये बात यदि आती है तो यतीन्द्र मिश्र, पिछले दिनों काफ़ी उनका नाम भी सुना होगा आपने टीवी पे। तो यतीन्द्र मिश्र ने लिखी है जो लता जी के ऊपर किताब, और ये डोडी पर आलाप भी इन्हीं का, यतीन्द्र मिश्र इसका जो है ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान के सलेमाबाद में, राजस्थान में तो 2-3 की है लेकिन यहाँ पर सलेमाबाद दिया है। सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? तो गौड़ीय संप्रदाय, राधा बल्लभ संप्रदाय, नरी। यहाँ पर जो है ना, यदि इसका ऑप्शन देखें तो हम बी ऑप्शन निम्बार्क संप्रदाय की जो गद्दी है वह सलेमाबाद राजस्थान में है। अंगवधु के संकलन करता कौन है? अंगवधु का संकलन किसने किया? 130वां रज्जब दादू सुंदरदास परशुराम चतुर्वेदी। तो रज्जब जो है उन्होंने अंगवधु का संकलन किया है, ए ऑप्शन आएगा इसका 130वें का। उसके बाद आगे देखिए 131वां प्रश्न क्या कहता है, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? संज्ञा से पहले जब सर्वनाम का प्रयोग लगे, संज्ञा के साथ। वैसे तो सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, लेकिन यहाँ तो संज्ञा के साथ सर्वनाम लगेगा और फिर वो उसकी विशेषण के रूप में आएगा, उसको हम वो विशेषण के रूप में आता है सर्वनाम, उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। 4 भेद विशेषण के, चौथा भेद सार्वनामिक, या इसका दूसरा नाम संकेतवाचक विशेषण भी है। मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए, ऐसा आदमी तो नहीं दिख रहा, वह घर अब यहाँ नहीं है। अब आप देखो यहाँ पर जो सारी चीजें हैं उनमें अगर वह राधा से पत्र लिखवाता है, अब यहाँ पर विशेषता क्या है? वह राधा से पत्र लिखवाता है, इसमें विशेषता वह नहीं है। अब आप इसका ऑप्शन अगर देखो तो क्या ना, वह घर अब यहाँ नहीं है, इसमें क्या है? अगर इसकी भी विशेषता देखो आप, वह और ऐसा आदमी, यहाँ भी आप यूं कहोगे कि आदमी, लेकिन सारे वाक्यों को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो इसका उदाहरण है, वह राधा से पत्र लिखवाता है। अब राधा जो है यहाँ पर संज्ञा और वह इसमें सर्वनाम के रूप में है, यानी कि विशेष व्यक्ति है जो लिखवाने वाला है, तो उसके प्रयोग आया है, नहीं हुआ है इसमें सर्वनाम के रूप में। अब यहाँ वह घर यानी कि घर की ओर संकेत हो रहा है, ऐसा आदमी आदमी की ओर संकेत हो रहा है, मुझे कोई पुस्तक, यहाँ पर तो 2 आगे कोई, मुझे छोड़ दीजिए, कोई पुस्तक, यहाँ कोई पुस्तक से पहले आई, सारी जगह सर्वनाम है, कोई भी है, ऐसा भी है और वह भी है। ये सारी जगह सर्वनाम किससे पहले आए? यहाँ घर से, आदमी से और पुस्तक से। वह राधा से पत्र लिखवाता है, यहाँ ये विशेषण रूप में नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा? डी रहेगा, यह नहीं है। बाकी सब में यहाँ सर्वनाम विशेषण रूप में सार्वनामिक का प्रयोग हुआ है। आगे देख लीजिए 132वां क्या कहता है, आंखों देखा झूठ कहानी संग्रह किस साहित्यकार द्वारा रचित है? 132 ये किस साहित्य? कृष्णा सोबती, राजेंद्र, मनु भंडारी। हमने पढ़ा है, ये पहले याद भी करा है, मनु भंडारी का है ये। महाभोज जो आपका बंटी जैसे उनकी रचनाएं हैं। उसके बाद अगला है 133वां प्रश्न क्या है, किस शब्द में वी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं वाले हमें बड़े ध्यान से करने होते हैं। गुरवी, यशस्वी, धाड़वी और मेधावी, इसमें तो है, साफ साफ दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, धाड़ प्लस वी इसमें भी दिख रहा है, तो रह गया क्या? इसमें गु बच जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं है, गुर यदि निकाल दे तो इसमें ए ऑप्शन रहेगा। 133 के में ए में वी उपसर्ग, वी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। उसके बाद अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा साहित्यकार भारतेंदु मंडल के लेखकों में शामिल नहीं है? अब यहाँ
यहाँ पर 4 साहित्यकारों की बात हो रही है, सारे भारतेंदु के साथ के थे, एक है ऐसा जो नहीं था। प्रताप नारायण मिश्र उनके दोस्त थे, जगमोहन ठाकुर उनके दोस्त थे, और बाल मुकुंद गुप्त का जिक्र यदि आता है तो वो भी उनके साथ थे। और अब आता है श्रीधर पाठक का, ये बाद के है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, 134 का डी। उसके बाद 135वां प्रश्न देख लीजिए, क्या है 135वें प्रश्न में, किस विकल्प में विसर्ग संधि शब्द नहीं है, यानी कि एक विकल्प हमारा ऐसा है जिसमें विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। मनः प्लस भाव मनोभाव, पुरः प्लस हित पुरोहित, यशः प्लस वर्मन यशः वर्मन, कुलो प्लस कुल प्लस उद्भव। ये देख लीजिए आप, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कुल प्लस उद्भव यानी कि कुलोद्भव, यह स्वर संधि है, तो डी ऑप्शन रहेगा, 35वें का डी है 135 का। 136 का देख लीजिए, आज भी खारे हैं तालाब और तैरने वाला समाज डूब रहा है जैसी महत्वपूर्ण रचनाओं के रचयिता प्रसिद्ध गांधीवादी पर्यावरणविद जिसका दिसंबर 2016 में निधन हो गया था, उसका नाम क्या है, 136वां प्रश्न। अब इनका जो अनुपम मिश्र नाम है, उनका नाम बी जो है, इन्होंने काफी सारी पर्यावरण से संबंधित और पौराणिक जो हमारी धरोहर उनसे संबंधित लेख है इनके, तो अनुपम मिश्र, ये भी हमारे +2 के सिलेबस में है, जो हमारी लगी हुई है वितान, उसमें अनुपम मिश्र की रचना है। उसके बाद आ जाइए अगला, देखते हैं क्या है 137वां प्रश्न। संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए, यानी कि एक विकल्प ऐसा है जो संधि की दृष्टि से सही नहीं है। क्यों नहीं है? स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्रोपयोगी, मुझे तो ये पहला ही दिख रहा है, स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्रोपयोगी आएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन ही चलेगा, 137 का ए ही गलत है, तो और आप करके देख लीजिए, सारे सही है। उसके बाद अगला है 138वां, अनूठा किसका पर्यायवाची है? प्रौढ़ा, कुमारी, युवती, वृद्धा। अनूढ़ा था नहीं है, सॉरी, अनूढ़ा। अब आपने ध्यान से पढ़ा होगा इसको, अनूढ़ा पढ़ते ही हमें आ जाता है कि कुछ है विशेष। अब ये जो कुमारी लड़की होती है, उस कुमारी के लिए अनूढ़ा का प्रयोग होता है, बी ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद देख लीजिए 139वीं प्रश्न क्या कहता है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। हमें शुद्ध शब्द देखना है, मनोचिकित्सा, अधोपतन, गत्यावरोध, पुनरावलोकन। अब इसमें एक सही नहीं है, 139। अब गत्यावरोध नहीं होता, गत्यावरोध होता है, तो ये सही नहीं है, तो सी ऑप्शन आएगा इसका, 139 का सी। 140वां देख लें क्या है, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? यौगिक है, योग रूढ़ है, तत्सम है या रूढ़ है? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ तीनों शब्दों की बात तो हम क्या करते हैं, जब एक किसी के लिए निश्चित हो जाए वो तो हमारा रूढ़ होता है, दो शब्दों के मेल से बनता है वो हमारा यौगिक होता है, और जो किसी के लिए दो शब्दों से तो बना है लेकिन किसी के लिए निश्चित हो गया है उसको हम कहेंगे योग रूढ़। अब इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो यो हमारा शब्द घुड़ और सवार दो का मेल है और एक का जो न प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो यौगिक शब्द है, ये ए आ जाएगा। सत्यजीत राय कौन की किस फिल्म पर ये +1 की आकी हमारी अपू के साथ 2.5 साल, अगर आपने पढ़ी थी तो और एनसीईआरटी के नोट्स देखे होंगे तो उसमें ये बात हमने बड़ी स्पष्ट तौर पे की थी। सत्यजीत रे की पथेर पांचाली फिल्म, अपू के साथ 2.5 वर्ष एक संस्मरण है हमारी +1 में, तो उसमें पथेर पांचाली फिल्म है, भारतीय निर्देशक ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये उसी के संबंध में है, बी फिल्म आएगी पथेर पांचाली फिल्म। उसके बाद है 142वां प्रश्न क्या कहता है, वाच्य के संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनिए। वाच्य, वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यही है हमारे 142वां प्रश्न। और अब देख लीजिए, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वाच्य के भेदकर्ता, कर्म व क्रिया की प्रधानता है, प्रधानता के आधार पर बिल्कुल किया जाता है। कृतवाच्य में कर्म नहीं, भाई ये बिल्कुल गलत है। कृतवाच्य में तो कर्ता की प्रधानता होती है, तो और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, तो सी ऑप्शन इसका गलत रहेगा। उसके बाद अगला देख लीजिए, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन ये सब नहीं चल सकती। वैसे हिंदुस्तानी लोग को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते, यानी कि सब कुछ कर सकते हैं। हमारे एक बहुत बड़े जो न चिंतन मनन करने वाले हैं, उन्होंने जिन्होंने किया है वो ऑप्शन देख लेते हैं इसके क्या क्या। प्रस्तुत पंक्तियां की साहित्यकार के प्रसिद्ध भाषण का अंश है, यानी कि भाषण दिया था उसका अंश है। एक हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अटल बिहारी वाजपेयी।
अब सोचिए इस प्रकार की लाइनें कौन लिख सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भाषण का जो है, जो उन्होंने ये हिंदू सभा को संबोधित करते हुए, भारतीयों, वह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, तो लोगों में स्वतंत्रता सेनानी से अभिप्राय वो तलवारें लेकर या लड़ने मारने से नहीं, लोगों को इन्होंने जागृत भी किया था। तो इस कारण सी ऑप्शन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, इसका ऑप्शन सी रहेगा। निम्न में से कौन सा कवि ब्रज भाषा का नहीं है? भूषण, मतीराम, लाल दास, नरोत्तम दास। 144वां प्रश्न। तो यहाँ पर जो बात आती है, भूषण ने भी ब्रज भाषा में लिखी। सारे जो है हमारे ये रीतिकालीन कवि लाल दास जो थे, इनकी भाषा ब्रज भाषा नहीं थी, तो सी ऑप्शन आएगा इसका। 145वां प्रश्न देख लीजिए। अगस्त्य का समुद्र पान, मुहावरा है अगस्त्य का समुद्र पान। अब अगस्त्य ऋषि ने कहते हैं कि समुद्र पान कर लिया था, उसी पर यह मुहावरा बना, अगस्त्य का समुद्र पान करना। अत्यधिक प्रसन्न होना, सर्वकालीय असंभव कार्य करना, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 145 का भी हमारा सी आएगा। असंभव कार्य, समुद्र एक व्यक्ति पी जाए, यह असंभव कार्य, और अगस्त्य जी ने कर लिया था पान, तो ये हमारा सी आएगा इसका ऑप्शन। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है? मोर पखा सिर ऊपर राखी, गुंज की माला घरे पहिरोगी, यह पंक्ति किस कवि की है? ये हमारी जो है 9वीं की क्लास में है, सवैये और रसखान जी के सवैये है, उनमें ये पंक्ति दी हुई है। तो अगर हमने एनसीईआरटी की बुक करी है तो ये पंक्ति हमारे लिए बहुत ही ईजी है, तो सी ऑप्शन रहेगा, रसखान है इसका उत्तर, ये रसखान जी आएगा, सी ऑप्शन इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए। 147वां प्रश्न क्या कहता है? वह मनुष्य जो इस लोक के अतिरिक्त दूसरे लोक को न मानता हो, यानी कि इस लोक में ही कहता यही है बस, इसके अलावा और कोई लोक नहीं है, तो उस मनुष्य के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा, और लोकायत उसके लिए शब्द का प्रयोग होगा। उसके बाद 148वां प्रश्न ले लीजिए, क्या कहता है? 148वें प्रश्न में निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। बड़े ही अच्छा प्रश्न होता है ये सम्मिलन वाला, तो देख लेते हैं इसका क्या है। अब मतीराम की जो रचना है वो कौन सी है, इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि हमारे सारे ऑप्शन हमारे साथ खुले रहे, ताकि उनको भी देख पाए हम साथ साथ। अब मतीराम की जो रचना है यहाँ पे 148वां प्रश्न हमारा ये है, तो इसमें आते हैं हम, कौन सी है मतीराम की रचना? है ललित ललाम, यानी कि ये है गय, पहले का गय आ जाएगा। तो पहले का गय बी और डी में है, यानी कि बी और डी है, ए और सी तो हमारा वैसे निकल गया शुरू के प्रश्न में ही। दूसरा जो है वो जसवंत सिंह की भाषा भूषण, तो ये कै आ गया, तो दूसरे में कै है, दूसरे में कै इसमें आ गया, डी में भी कै है। तीसरा अब आता है हमारा जो ना तीसरा गय पद्माकर की रचना पद्माभरण, ये इनका घय आ गया, यानी कि तीसरे का घय है। तीसरे का घय किसमें? इसमें तो घय है, इसमें घय है, तो हमारा बी ऑप्शन रहेगा इसका, बी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए 149वां प्रश्न क्या कहता है? अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती, परंतु जरूरी नहीं कि हर अनुभव अनुभूति बने। अज्ञे ने उक्त कथन की पुष्टि के लिए अपने निबंध मैं क्यों लिखता हूँ में किस कविता का उदाहरण प्रस्तुत किया है? बीती विभावरी जागी, हिरोशिमा, बादल राग, नागासाकी। अब उन्होंने जो ना उनकी कविता थी एक हिरोशिमा, सी ऑप्शन रहेगा इसका, 149 का हिरोशिमा का जिक्र किया है उन्होंने, यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा। उसके बाद 150वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? दोहा और रोला, प्रश्न नंबर 150, छंदों की बात आ गई। छंद का वीडियो मैंने बड़े अच्छे से करवा रखा है, अगर आपने देखा हो। दोहा और रोला छंद के को क्रम से मिलाने पर, यानी कि पहले दोहा फिर रोला, पहले दोहा फिर रोला, इस प्रकार जब उनको मिलाने से कौन सा छंद की निर्मित होता है? कई छंद ऐसे होते हैं, जैसे उलाला छंद है, कुंडलियां छंद है, दो दो के मिलने से बनता है। तो इसमें भी जो है 150वां कुंडलियां छंद होता है, दोहा और रोला मिलाने से जो छंद बनता है वो छंद बनता है कुंडलियां। गिरधर की कुंडलियां काफी प्रसिद्ध है, अगर आपने कभी पढ़ी होगी। तो इस प्रकार ये हमारे हिंदी साहित्य के यूं लगा लीजिए कि हमारे अपने पेपर के 60% थे। उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे और आपने इससे फायदा भी उठाया होगा, और अपने बंधुओं के पास भी भेजे होंगे आपने, शेयर अवश्य किया होगा, लाइक भी कर दिया होगा। चलिए अब जनरल सामान्य हिंदी देखते हैं। सामान्य हिंदी के हमारे प्रश्नोत्तर, और वो प्रश्नोत्तर कौन से हैं? वो है हमारे जो ग्रामर से संबंधित प्रश्नोत्तर आते हैं। हाँ जी, ये आगे हमारे इधर देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 31 की बात करें हम, 31वां प्रश्न किससे संबंधित है, क्या दिया है व्याकरण का, इसमें देख लेते हैं। सभी के लिए हो सकता है, तो पहले पेपर की बात है तो सभी के लिए है। निम्नलिखित शब्द प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प कौन सा शब्द उर्दू उपसर्ग से नहीं बना? उर्दू उपसर्ग से बना है, नहीं बना नहीं है, उर्दू उपसर्ग से निर्मित है। स्वयं सिद्ध तत्सम से बना है, निहत्था ये भी तद्भव से, अधकचा भी जो न तत्सम से है। अब खुशबू जो आता है, खुशबू, ये जो है हमारा उर्दू उपसर्ग है, तो ए ऑप्शन आएगा, यानी कि इसका ए सही है। उसके बाद दूसरा देख लीजिए 32वां
अशुद्ध विलोम युगम का पहचानिए। अशुद्ध आध्यात्मिक अधिदैहिक समर्ण विस्वर्ण वृद्धि क्षय हे स्तुत्य हे मतलब जिससे घृणा की जाए, स्तुत्य जिसकी प्रशंसा स्तुति की जाए, ये आएगा इसका। तो अब ये आध्यात्मिक और अधिदैविक, मुझे तो यही ठीक नहीं लग रहा 32वां प्रश्न, तो इसका बिल्कुल ऑप्शन यही है इसका। आध्यात्मिक का जो है इसके साथ में आना चाहिए था वास्तविक, ए आएगा इसका, या भौतिक कह सकते हैं, भौतिक भी, आध्यात्मिक के साथ भौतिक आएगा, वास्तविक भी नहीं आएगा, भौतिक आएगा इसका। तो उसके बाद अगला देख लीजिए, किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? दवाइयाँ, पहला ही है, दवाइयाँ में बड़ी ई नहीं आती, छोटी आती है, तो यही अशुद्ध है। उसके बाद अगला देख लीजिए, निम्न में से किस विकल्प में कर्मधारय का उदाहरण है? यानी कि सूरकृत, सूर द्वारा कृत, तत्सम है, नीली है जो गाय, यही है बी ऑप्शन ही है कर्मधारय का। आजीवन, जीवन पर्यंत अव्ययी भाव है, तो इस कारण जो ना बी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। उसके बाद अगला देख लीजिए 38वां, कौन सा विकल्प लिंग संबंधी अशुद्धि से युक्त है? यानी कि लिंग संबंधी अशुद्धि इसमें पापिनी स्त्री, बुद्धिमती भार्या, प्रभावशालिनी भाषा, गुणवान कन्या, गुणवती कन्या आएगा। तो लिंग संबंधी जो है अशुद्धि इसमें है, गुणवान नहीं, गुणवान जो है वो पुल्लिंग के लिए होता है, स्त्रीलिंग के लिए गुणवती होता है यहाँ पे। निम्न में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? अहिंसा, मुख्यमंत्री, पार्श्विक और चक्षुसर्वा। अब अहिंसा जो है वो क्या है? अहिंसा रूढ़, मुख्यमंत्री यौगिक और पार्श्विक भी यौगिक हो गया। अब योग रूढ़ जो है वो क्या होता है? जो दो को मिला के बनाओ लेकिन एक के नीचे निश्चित कर दिया हो। चक्षुसर्वा जो है किसको कहते हैं? जो आंखों से देखकर ही महसूस करते हैं, जिसको सुनाई नहीं देता, उसको कहते हैं चक्षुसर्वा। और चक्षुसर्वा की श्रेणी में सांप का नाम सबसे आगे आता है, तो डी ऑप्शन, ये रूढ़ हो गया सांप के लिए चक्षुसर्वा, तो इस कारण डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अब 40वां प्रश्न देख लीजिए, क्या कहता है? किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ? नहीं हुआ देखनी हमें, ये से प्लस दो दा, तो इसमें हुआ है। तमह प्लस गुण तमोगुण, पय प्लस द पयोद, महा प्लस उद्धति, अब ये महोतति, ये आ गया हमारा डी ऑप्शन, ये स्वर संधि का है। किस विकल्प में नाम धातु क्रिया है? खिलवाना, धड़धड़ाना, उड़वाना, गरमाना। अब नाम धातु क्रिया, अगर आपने क्रिया का चैप्टर पूरा पढ़ा है तो नाम धातु भी पढ़ी होगी, और 41वें का ऑप्शन डी रहेगा, गरमाना में नाम धातु क्रिया है। उसके बाद 42वां प्रश्न देख लीजिए, क्या कहता है? 42, अच्छा ये रह गए भाई हमारे बीच में, मैंने आपको बीच में 34, 35, 36 छोड़ दिए, सॉरी, कोई बात नहीं, अब फिर से कर लेते हैं इनको। किस विकल्प में संधि नियम का उल्लंघन होने के कारण शब्द बना है? अब यहाँ पर देखिए संधि नियमों का उल्लंघन हुआ है और उससे हमारा शब्द बना है, कौन सा है देख लेते हैं। अभिषेक, बिल्कुल ठीक है, अभी प्लस सिंबल शेक आएगा, फिर वो ये बनने के कारण जो है वो उसमें सह वाले में परिवर्तित हो जाएगा। निह प्लस ये इसमें भी वही है, सुसुप्ति, ये भी ठीक है। सी ऑप्शन आएगा, अनुषंगी, ये गलत हो गया यहाँ पे, शय गलत है यहाँ पे। तो उसके बाद देख लीजिए अगला, किस विकल्प में उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय है? तद्धित और कृदंत दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, जो क्रिया में लगते हैं वो कृदंत प्रत्यय होते हैं, और जो संज्ञा सर्वनाम में लगते हैं वो होते हैं तद्धित प्रत्यय। तो बहुटी, बही नापा, चूड़ी हारा, दुधैल। अब इसमें एक जो है उन्नतावाचक, तद्धित के भी अलग अलग भेद हैं, उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय की बात हो रही है यहाँ पे 35वां, तो इसका हमारा आएगा बहुटी, यानी कि ए आएगा इसका। ये डिटेल से समझाने का समय तो नहीं है अब, ये आपको जो है प्रत्यय का वीडियो फिर कभी देखेंगे जब भी समझाया जाएगा, तो एक बार इतना समझ लीजिए आप। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? कोमल गात मृदुल बसंत है, कोमल गात मृदुल बसंत हरे हरे ये पात, उक्त पंक्ति में प्रयुक्त पदों में कौन सा पद विशेषण नहीं है? यानी कि पद विशेषण नहीं है, बड़ी आसानी से छाट पाएंगे आप। मृदुल, हरे हरे, हमें क्या ढूंढना है? विशेषण नहीं है वो ढूंढना है। मृदुल विशेषता है, हरे हरे भी विशेषता है, कोमल भी विशेषता है, गात, गात विशेष्य है, तो इसमें क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका है, विशेषण इसमें नहीं है, विशेष्य है। परुष का समानार्थी पर्याय, परुष का अर्थ होता है कठोर, तो समानार्थी पर्याय जो है वो कठोर है, इसका ए ऑप्शन रहेगा 42वें का। 43वां देख लीजिए, आप भला सॉरी, आप भला सो जग भला, वाच्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? अब देखिए, मैं, स्वयं, अपने आप, इस प्रकार के शब्दों का जब प्रयोग होता है तो यहाँ भी आपका आया, आप भला तो जग भला, आप यानी कि स्वयं, स्वयं का जब बात आ जाती है तो कौन सा सर्वनाम आता है? सर्वनाम के जो 6 भेदों में से जो अंतिम की बात करते हैं हम, निजवाचक सर्वनाम, तो हमारा जो है निजवाचक सर्वनाम आएगा इसमें। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग बोधक नहीं है? मृत्यु, ऋतु, तालु, रेणु। अब यहाँ पर अगर आप बात करो, 44वां प्रश्न, मृत्यु आ गई ऐसे कहते हैं, रेणु
उड़ रही है, फिर भी स्त्रीलिंग आ गया। ऋतु आई। तालुव्य के लिए जो है, तालु के लिए, तालु ऊंचा है नीचा है, पुल्लिंग का होता है, स्त्रीलिंग का नहीं होता, तो डी है इसका ऑप्शन। उसके बाद हमारा 45वां प्रश्न क्या कहता है, अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ण उत्क्षिप्त व्यंजन है, बिल्कुल ठीक है। श संघर्षी व्यंजन है, ये भी जो है ना हमारा ठीक है। डैश स्पर्शी व्यंजन है, ये भी ठीक है। रह पार्श्विक व्यंजन है, ये गलत है, डी ऑप्शन। लय जो है वो लुंठित है, पार्श्विक नहीं है। लुंठित मतलब जीवा हमारे जो है उच्चारण स्थान को लग के झटके के साथ साइड में गिरती है, उसको लुंठित वर्ण कहते हैं, तो रह सही रहेगा। तो इस प्रकार हमारी ये सामान्य हिंदी के 45 जो 31 से 45 15 प्रश्न थे पूरे हुए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने अपने लाइक और शेयर तो कर ही दी होगी। जो नए बंधु आए हों सब्सक्राइब करें, देखते रहिए और आपको भावी जीवन में भी ये काम आती रहे और आप जल्दी से स्टेट क्वालिफाई करो, मेरी यही उम्मीद है। ऑल द बेस्ट सबको। आप अच्छे से ध्यान से पेपर करके आओ और सभी पास हो जाओ। एक बार फिर नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद।